सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। हमने पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम बदले हैं, वो सिस्टम इंजीनियरिंग के कामों में लागू कर रहे हैं, कर दिए हैं। विरोध हो रहा है, हमारे सरपंच बंधु इस बात का विरोध कर रहे हैं। काम तो करवाने हैं, पैसा हम दे रहे हैं, पैसा कम है ये बात किसी ने नहीं कही कि हमारे पास बजट कम आया है। वो कहता ना जी ना, पहले पैसा हमको हमारे हाथ में ला के दो, हमारे अकाउंट में ला के दो, हम जैसा चाहे वैसा काम कराएंगे हम ये। और यहां तक लोगों ने कह दिया, बहुत लोगों ने, कि हम इतने इतने लाखों रुपया खर्च करके आए हैं, हमको पता होता तो ये लागू होना है तो हम पैसा क्यों खर्च करके आएंगे। अब इनडायरेक्टली तो ध्यान में आता है कि क्यों ये कह रहा है। फिर वो कहता है ये तो ठेका पता नहीं कौन ले जाएगा। कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, किसी मेरा आदमी लेना चाहिए, हमारी कोई गारंटी नहीं है। एक कंपटीशन है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था बदली है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने किसी की कोई लिहाज नहीं की है, और किसी प्रकार का कोई जो गतिरोध आएगा उसको भी हम बर्दाश्त करेंगे। गतिरोध से हम घबराएंगे नहीं। कोई गतिरोध आए, व्यवस्थाएं ठीक करनी है। इस बात का तो इल्म था कि गतिरोध होगा, इस बात का तो इल्म था कि गतिरोध होगा, कुछ तो मेरी भलाई का विरोध होगा, कुछ तो मेरी भलाई का विरोध होगा। पर इस डर से अगर कोई कर्म ना करो तो किसी का कैसे भला होगा। इस डर से कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्म करेंगे। विरोध तो होता ही है। हर अच्छे किसी भी काम को जब आगे लेकर चला जाता है उस समय उसका विरोध बड़ा स्वाभाविक होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम लोगों ने ये जो प्राथमिकताएं अपने बनाई है, उस प्राथमिकताओं में अभी बहुत सा अनाप शनाप अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ये बढ़ रही हैं, बढ़ती रही हैं लगातार। कौन से समय नहीं बढ़ी है, बढ़ी है खूब। लेकिन इस बार थोड़ा सा सख्ती का एक और आलम ये आया कि हमने कोई भी रजिस्ट्री, जो रेजिडेंशियल एरिया, जो उसका क्या उसको बोलते हैं अर्बन एरियाज के बाद कंट्रोल एरिया, कंट्रोल्ड एरिया में एनओसी और एनडीसी, अगर वो म्यूनिसिपैलिटी में है तो एनडीसी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर के आएगा तो रजिस्ट्री होगी। कंट्रोल्ड एरिया में है तो टाउन कंट्री प्लानिंग से एनओसी लेकर आएगा तो रजिस्ट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। 2 नंबर में कब बेचेंगे। हाँ, इसके बाद जो नया बना रहे हैं उनको हम गिराएंगे भी सही, और साथ में जो गरीब आदमी है उसको मकान मिले, क्योंकि आखिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनने का एक बड़ा कारण होता है गरीब आदमी होता है, उसको उतना पैसा नहीं होता जितने हमारे बिल्डर्स और जितने हमारे डेवलपर जो हैं वो उनके लिए रेट तय करते हैं। इसमें हमने कुछ ऐसे गरीब लोगों की विशेष योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, हरियाणा प्रदेश की भी अलग से हम योजना लाने जा रहे हैं, जिसका उल्लेख हमने किया है बजट में, कि हम ऐसे गरीब आदमियों को रियायती दरों पर उनको मकान कैसे दे सकें, इसका प्रबंध करेंगे। लेबर के लोगों को उनके काम के स्थान पर कुछ आवासीय व्यवस्था, चाहे लीज पर हो चाहे किराए पर हो, इंडस्ट्री की व्यवस्था खड़ी कराएंगे, लेकिन उनको रहने का मकान सबको मिले। तो ऐसा हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रोकने का हमने काम किया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, इनका स्थायित्व कैसे, इनको कैसे यानी कैसे इनको इंडिपेंडेंट किया जाए, इनको ऑटोनोमस कैसे किया जाए, इनके अधिकारों को पूरे तरह से इनको सौंपने का काम हम कर रहे हैं। कभी नहीं हुआ। 1993-94 के अंदर ये संविधान का संशोधन हुआ था, पंचायती राज एक्ट का, लेकिन बहुत वर्षों तक दूसरे प्रदेश हमारे से आगे निकल गए। केरल हमारे से आगे निकल गया, कर्नाटक हमसे आगे निकल गया, महाराष्ट्र आगे निकला हुआ, हम बहुत पीछे थे। अब हमने, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समितियां हो, चाहे पंचायतें हो, ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज में नगर निगम हो, कमेटियां हो या परिषद हो, इन सबका पहला विषय तो इनके फंड्स इनको जाए, निश्चित मात्रा में जाए। यानी 7% ऑफ एसओटीआर, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू का 7% फिक्स कर दिया, उसमें भी 55-45 की रेशो ये उनको जाए, 55 ग्रामीण में, 45 शहरों में। इसके अलावा 2% हमने अपने पास बचा के रखा है कि जो कमी वाली ऐसी इकाइयां हैं,
शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं। 2% हमारे पास वो डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कौन सी इकाई को कब देना है। वहां के विकास में कमी आई, वहां डिमांड आ गई, जो आएगा वो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री हाथ मिल करके जैसा कुछ फंड्स होते हैं वो फंड हमने रखा है। इसके अलावा 2% स्टाम्प ड्यूटी जो पहले केवल शहरों में होती थी, अब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महंगी जमीनें बिकने लग गई हैं, इंडस्ट्री बहुत पहुंच गई है, बहुत से नए नए प्रकल्प आ रहे हैं, तो उस जमीन का 2% का पैसा 1% पंचायतों को, आधा % जिला परिषद को, आधा % ब्लॉक पंचायत समितियों को, ये पैसा भी उनके पास जाएगा। 2% बिजली के बिलों का खपत का वो बिल रिकवरी के ऊपर ये पैसा भी उनको मिलेगा। और स्थानीय तौर पर जितनी इनकम वो बढ़ा सकते हैं, बहुत से मद हैं उनको छूट दी है कि आप बढ़ाइए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहेंगी। पैसा जो हमको मिलेगा, इसके बाद जिला परिषदों को तो हमने इंजीनियरिंग का जो विंग बढ़ाने की बात भी कही है, कुछ इंजीनियरिंग का स्टाफ वो भी उनको रखने के लिए कहा है, ताकि धीरे धीरे हम उनमें कुछ ना कुछ चीज आगे बढ़ा सकें। और इसमें भी हमने कुछ जो उनको राहत दी है, उस राहत के अंदर जो जिला परिषदों को हमने बताया है कि पंचायती राज में यानी स्कूलों की बिल्डिंग्स उनको मरम्मत का काम, शमशान घाट और कब्रिस्तान उनके लिए जो हमारी शिवधाम योजना है उसका काम, 5 क्रम के रास्ते जो मार्केटिंग बोर्ड के हैं उनकी मरम्मत का काम, उससे छोटे 4 क्रम के रास्ते उनको बनाने का काम, इसी प्रकार बस क्यू शेल्टर्स, ई लाइब्रेरीज, 5-5 गांव में हर ब्लॉक के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम, आंगनवाड़ी की रख रखाव की व्यवस्था, मिड डे मील की मॉनिटरिंग करने का काम, घर घर कूड़ा एकत्र करने की ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े गांव में व्यवस्था बनाने का काम, ये सारा जिला परिषदों को हमने सौंपा है। इसी प्रकार आगे चल करके पंचायत समितियों के भी कामों को थोड़ा उल्लेख करेंगे, उनको भी बजट उसी प्रकार से दिया जाएगा। पंचायतों का जो बजट है वो ठीक पारदर्शिता से खर्च हो, तो वहां जितने पैसे की आवश्यकता होगी वो पर्याप्त दे रहे हैं, और आवश्यकता होगी तो पैसे कमी नहीं रखने देंगे। कुल मिलाकर पारदर्शिता ये हमारा पहला उसके अंदर एक विषय रहेगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। हमने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए बहुत से विषय किए हैं, यानी ऐसे ऐसे वर्ग जिनकी तनख्वाहें बहुत थी कम थी और वो लगे हुए थे आउटसोर्सिंग पर, उनको भी पेंशन देने का काम हमने किया है, जो रिटायर हो गए हैं कई प्रकार के, जैसे ये ट्यूबवेल का जो एचटी ट्यूबवेल का कॉर्पोरेशन था, एमआईटीसी के लोगों को दिया। इसी प्रकार के और भी उसमें के कुछ विभाग थे जो प्राय बंद हो गए, उनको भी हमने दिया है। सैलरीज हमने खूब बढ़ाई हैं। अब वो सैलरीज जो 10,000, 12,000, 13,000 ले रहे थे, जैसे जैसे एचकेआरएन में आए हैं सबकी 2,000, 3,000, 4,000 उनकी सैलरीज बढ़ गई हैं। तो इस नाते से सारे देश में आंगनवाड़ी की सैलरी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, आशा वर्कर का जो रेमुनेशन है वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यानी हमने बीपीएल की जो लेवल है वो भी ऊपर उठाया, इसीलिए कि जो 1,20,000 रुपए का बीपीएल का लेवल सारे देश में है, हमने परिवार पहचान पत्र में उसको बढ़ा करके 1,80 किया, ताकि और ज्यादा परिवार कवर हो जाए। वरना अगर 1,20 बाकी देश के तर्ज पर हम रखते हैं तो मुझे अनुमान है कि 12-15 लाख से ऊपर परिवार नहीं होंगे, लेकिन अब 1,80 करते ही 29 बल्कि 34 लाख परिवार हो गए। अब जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें एक छोटा दोष भी आ रहा है कि परिवार की आय ज्यादा है, 2 बाइफर्केशन कर दो, 2 परिवार बना लो ताकि उनकी आमदन आधी हो जाए, दोनों बीपीएल में आ जाए। अच्छा विषय नहीं है, परिवार के टूटने के खतरे होंगे, इससे हमें इसमें से भी कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि ज्वाइंट फैमिलीज रहे वो इस प्रकार से टूटे नहीं। तो ऐसे ऐसे विषय हम कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, और इसमें भी जहां जिस चीज की आवश्यकता है, चाहे वर्क मैन पावर रखनी होगी वो रखते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना वो लगाते हैं, जहां कहीं नई ब्रांचेस खोलनी है नई करते हैं। हमारे जो नई रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें भी कंप्यूटर हमने कंपलसरी किया है। ग्राम सचिव के लिए भी कंप्यूटर हम कंपलसरी करने जा रहे हैं, ताकि इसके बिना कोई चीज अब आगे संभव होगी नहीं, क्योंकि अब हर आदमी को पढ़ा है, अनपढ़ है, किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, व्यापारी है, हर एक को कंप्यूटर विंडो पर ही जाके काम करना पड़ेगा। हमारे सामने भी अब कंप्यूटर का ही नेवा पोर्टल खड़ा किया कि हम इस पर काम करना शुरू करें। तो कुल मिलाकर हमने पारदर्शी रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा मेजर हमारे लिए चैलेंज था। गड़बड़ें बहुत होती थी, हमारे समय में हुई, हमने बख्शा नहीं है। हमने एक पेपर लीक में 672 लोगों को पकड़ा है। पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल किया, लेकिन 672 लोगों को पकड़ा भी है।
हम किसी को छोड़ते नहीं, बख्शते नहीं है। कैसे पारदर्शिता ये हमारी बने, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर हमारे ऑनलाइन हो जाए, तो ये सारी चीजें यानी ह्यूमन इंटरवेंशन के बजाय हम किस प्रकार से ऑटोमेटिक इन सारे व्यवस्थाओं पर आगे लेकर के चले, तो हम कुल मिलाकर इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऑडिट का सिस्टम, जो अभी तक बहुत जगह पर ऑडिट पूरा होता नहीं था, सीएजी के ऊपर ही हम निर्भर होते थे, हम अगले वर्ष से स्टेट का जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। लोकल ऑडिट, जहां सरकार का पैसा 1 रुपया भी जाएगा, या तो सरकार से पैसे ले नहीं कोई, यानी संस्थाएं हैं बहुत, वो पैसे लेती हैं तो उनका ऑडिट होगा। सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में आकर के ऑटोनॉमी अपना कर लें, कोई हमारे से ऑडिट ना करा, लेकिन पैसा अपने आप प्रबंध करे, ऐसी संस्थाएं भी आगे बढ़ रही हैं, वो अपना ऑडिट अपने आप करें, हमको उसकी दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि हम इन चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो दोष हैं, उन दोष को रोकने के लिए भी हमारे कई अभियान चल रहे हैं, जिसके अंदर मैं कह सकता हूं कि करप्शन के ऊपर चोट मारने का काम पूरा कर रहे हैं। हमने पुलिस में भी एनफोर्समेंट ब्यूरो ये अलग बनाया है, हमने जो विजिलेंस को, बल्कि उसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो रखा है। एंटी करप्शन ब्यूरो केवल स्टेट लेवल पर था, अब उसको हमने डिविजनल लेवल के ऊपर भी 6 इकाइयां उसकी भी खड़ी की है। तो इस नाते से इन चीजों को जितना हम सख्त कर सकते हैं वो करते हैं। अब मैं कुल मिलाकर उन चीजों का जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो बजट के आंकड़ों को लेकर के और बहुत से विषय यहां उठाए गए हैं। अब इसमें एक विषय तो मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष के सामने रखना चाहता था, आज संयोग से किसी कारण से नहीं आए होंगे। कल रात को कह रहे थे तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं आए हैं वो। तो भी उन्होंने जो आंकड़े कई बार हमको दिए, खास करके बजट के ऋण को लेकर के ये जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों पर उन्होंने 22 नवंबर 2022 को ये कहा कि आज प्रदेश पर 3,11,779 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इसी के बाद उन्होंने 29 दिसंबर को ये कहा, चंडीगढ़ में ही उन्होंने कहा कि इस सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा को 4 लाख करोड़ रुपए से कर्ज में डुबो दिया है, जिसमें 3,25,000 करोड़ कर्जा और 1,22,000 करोड़ रुपए देनदारियां हैं। ये उनका अगला स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट उनका फिर 2023 के 1 फरवरी को आया कि हरियाणा में बजट पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के समय में प्रदेश को कर्जवान बना दिया, प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया। यही बात हो गई कर्ज लेकर घी पीने वाली। फिर यह विषय आया 22 फरवरी को, तब उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 2,43,000 करोड़ रुपया कर्ज है, और कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 3,19,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। फिर 23 फरवरी को ही 2,85,885 करोड़ रुपए के कर्ज का आंतरिक कर्ज बताया, और 64,840 करोड़ रुपए लोन लेने जा रही है, ये बात कही। और इसके साथ कहा कि 2,29,000 करोड़ रुपए से अधिक ये कर्ज है। मेरा ये कहना कि ये 2 महीने में 5 बार अलग अलग आंकड़े अलग अलग बोलना, विधानसभा में मैंने उठाया, विधानसभा में उनको बताया, यानी किसी एक बात को बोल करके वो सच है या झूठ है, जब तक उसके विपरीत कोई बात सत्य साबित नहीं होती तब तक टिके तो रहना चाहिए। यानी हर बार अलग बोलना, अलग बोल के उनकी अपनी भी साख नहीं रहेगी। साख रहेगी अगर जो बोला चाहे झूठ बोला चाहे सच बोला उस पर अड़ग रहे। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए।